नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ महेश जी उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ एडिटर सूरज जी हैं और तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जानेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे एडिटर सूरज जी के पास और तमाम आज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें जो आज सुर्खियों में बनी हुई है, दर्शकों के साथ साझा कर। जी, सूरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव तो निकल चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी थोड़ा बहुत चुनाव के शिगुफों को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं अभी भी जारी हैं। बिल्कुल। और इसमें ईवीएम को लेकर के एक नया सियासी बखेड़ा शुरू हुआ है। और जिस तरह से एलन मस्क ने जो बयान दिया था, उस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए हैं। ईवीएम को लेकर के जो बात कही गई थी, ईवीएम हैक होने की संभावना बताई गई थी, जिसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम मशीन ब्लैक बॉक्स है और इसकी कोई जांच नहीं कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी जहां एक तरफ एलन मस्क को चैलेंज किया गया है कि आप आकर के बताएं कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एक लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ में जिस तरह से मतगणना के दौरान मोबाइल को लेकर के बखेड़ा मचा हुआ था, तो अभी इस पर जो है सियासी बवंडर लगातार जारी। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि एक और बड़ी खबर जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा रही है, पश्चिम बंगाल में जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस टकरा गए थे। हालांकि कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने जो टक्कर मारी थी, उसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ इस एक्सीडेंट को लेकर के जो सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात जो गलती सामने आ रही है कि तेज बारिश हो रही थी, सिग्नल खराब था, तो ड्राइवरों को सिग्नल क्रॉस करने की परमिशन क्यों दी गई? क्योंकि यहाँ एक बात आ रही है कि जो मालगाड़ी के ड्राइवर था, मालगाड़ी के ड्राइवर को सिग्नल दिया गया, तब जाकर के उसने गाड़ी आगे बढ़ाई और यह हादसा हुआ है। तो 9 लोगों की मौत की जिम्मेदारी किस पर होगी, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह से राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि वो वायनाड सीट छोड़ देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, क्योंकि 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, रायबरेली सीट से और वायनाड सीट से, और दोनों सीटों से उनको जीत मिली है। तो उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला लिया और वायनाड सीट पर अब प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। यहाँ एक चीज देखी जा रही है कि 2019 के चुनाव में भी राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, अमेठी और वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे। अमेठी सीट से हार जाने के बाद में 2019 में वो वायनाड से सांसद बने रहे, लेकिन इस बार भी 2 सीट से चुनाव लड़े और दोनों सीट से चुनाव जीत गए। तो प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात की जा रही है कि वायनाड से वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये पहली बार होगा, पहला मौका होगा जब प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि ये गांधी परिवार की पहली सदस्य कहलाएंगी, वो जो दक्षिण से अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगी। एक बात ये भी सामने आ रही है कि वायनाड सीट जो है वो प्रियंका गांधी के लिए मुफीद हो सकती है कि यहाँ से उनकी जीत आसान हो सकती है, इसलिए वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लेंगे, क्योंकि पहला ही चुनाव उनका होगा ये, और इस पहले चुनाव में वो किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती है, ना ही पार्टी रिस्क लेना चाहती है। ये एक बात जरूर होगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती है, तो जहां सोनिया गांधी राज्यसभा में सांसद हैं, तो अब रायबरेली सीट से लोकसभा के सांसद कहलाएंगे राहुल गांधी, और अब वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। तो यदि वो जीत कर आती हैं तो वो ही वायनाड सीट से सांसद कहलाएंगी। लेकिन यहाँ परिवारवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि वो हमेशा आरोप लगाती है, तो परिवार के 3 सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सदन में उपस्थित रहेंगे। दूसरी तरफ जो मामला चल रहा था कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा
के ऊपर पॉक्सो का जो आरोप लगा था, उस मामले में सीआईडी के सामने कल वो पेश हुए थे। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के भी जैसे कि कोर्ट ने कहा था कि वो भाग नहीं जाएंगे, तो उन सीआईडी के सामने कल जब वो पेश हुए तो 3 घंटे उनसे पूछताछ की गई है। और इससे पहले हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जो है येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। एक महिला ने आरोप लगाया था कि जब वो मदद मांगने पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर गए थे तो उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई थी, और एक महिला के बयान के आधार पर यह प्रकरण दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के परिदृश्य में मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में राजधानी लौटे हैं और उनके स्वागत का लगातार क्रम जारी है। दूसरी तरफ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा सभी को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को भी जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि केंद्र सरकार में नई सरकार के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके द्वारा महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की गई है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी को 8 और सहयोगी आजसू को 1 सीट मिली है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में तो पिछली बार भाजपा अकेले 11 सीट पर और आजसू जो 1 सीट जीती थी। तो महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने, तो महाराष्ट्र के लिए पार्टी ने जो है बड़ी जिम्मेदारी की बात की, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव परिणाम सामने आए हैं लोकसभा के, उसको लेकर के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है और केंद्रीय मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, उनको यहाँ का सह प्रभारी बनाया गया है। तो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतना जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसको देखते हुए पार्टी किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। बिल्कुल। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि चूंकि मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय जिन कांग्रेस विधायकों ने अपनी निष्ठा बदल ली थी या पाला बदल लिया था, तो हालांकि अमरवाड़ा सीट से तो कमलेश शाह जो कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, तो वहाँ उपचुनाव भी हो रहे हैं। लेकिन 2 सीटें यहाँ पर हैं, क्योंकि जैसे रामनिवास रावत और निर्मला थपरे, ये 2 कांग्रेस के विधायक रहे हैं और इन्होंने भी पार्टी बदल ली थी और पाला बदल लिया था, लेकिन अभी इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही विधायकी से इस्तीफा दिया है। इसको लेकर के तमाम तरह के चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से एक चीज देखी जा रही है कि कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि विधायक निधि रिलीज हो जाने के बाद में वो इस्तीफा देंगे। कई बार ये भी देखा जा रहा है कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री पद देने की बात कही है, तो शायद उन्हें मंत्री पद दिया, क्योंकि अभी यहाँ इसमें कानूनी दांवपेच ये समझना होगा कि यदि रामनिवास रावत अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं या निर्मला थपरे पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उनकी विधायकी नहीं जाएगी, उनकी विधायकी बरकरार रहेगी। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन लिखित रूप से अभी वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य हैं। यदि ये दोनों विधायक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद सदन जाते हैं, तो सदन में फिर इनकी विधायकी के लिए विधायकी जा सकती है, दल बदल कानून लागू हो सकता है। लेकिन यदि पार्टी अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस पार्टी इन्हें पार्टी से निष्कासित कर देती है, तो फिर दल बदल कानून नहीं होगा और ये विधायक बने रहेंगे और इनकी विधायकी पर कोई खतरा नहीं होगा। तो ये एक कानूनी पैंच जो है वो सामने आ रहा है और अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके इस्तीफे कब होंगे, कब इस्तीफा देंगे, तब जाकर के, क्योंकि अभी ये यदि इस्तीफा नहीं देते हैं अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, तो निश्चित रूप से यहाँ ये बात सामने आएगी कि ये विधायक बने रहेंगे। ये कागजों में भले ही कांग्रेस विधायक कहलाएंगे, लेकिन इन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करने की बात सामने आई थी। और हालांकि एक बात और है अभी
कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली है अभी इन्होंने। हाँ, खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता जरूर बता रहे हैं, लेकिन ना तो ऐसी कोई रसीद अभी तक कोई सार्वजनिक हुई है कि इन्होंने कोई पर्ची सार्वजनिक नहीं हुई है जिससे उजागर हो कि भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन चुके हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और खबर का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है, कल भी उसको लेकर के चर्चा हुई थी कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए केंद्र सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, वहां सुरक्षा बलों को तैनात कर रही है और चुनाव के दौरान वहां के जो सुरक्षा बल थे उनको पश्चिम बंगाल भेज दिया था, उनको वापस बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये अब निष्कर्ष जैसा कि पहले भी सामने आ रहा था कि वहां जो मैतेई और कुकी समुदाय है उनके बीच में जो हिंसा चल रही थी उस हिंसा में आम जनता के अलावा देखा गया है कि सैनिकों की भी जाने गई हैं और आम जनता इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि यहाँ मणिपुर में जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं में जनधन की भी हानि हुई है। हालांकि अब केंद्र सरकार के गठन के बाद में और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से कहा था कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, इसकी ओर ध्यान देना होगा। तो संभावना जो गृह मंत्रालय के द्वारा लगातार जो कवायद की जा रही है या इस मणिपुर के मामले को लेकर के जिस तरह से अब सक्रियता दिखाई जा रही है, तो उसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि संघ प्रमुख का बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो अमित शाह है उन्होंने ऐलान किया है कि मणिपुर में जिस तरह से अशांति है और वहां पर जातिगत खाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जातिगत विषमता जो है एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो उसको लेकर के जल्द से जल्द गृह मंत्रालय मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के लोगों से चर्चा करेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1 साल से अधिक का जो समय रहा है उसमें मणिपुर शांति की प्रतीक्षा कर रहा है। बिल्कुल जी। और यहाँ लेकर के एक बात जरूर बता दूं कि एक बैठक की गई है और उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की तैनाती वहां बढ़ाई जा सकती है और हर हाल में मणिपुर से हिंसा की घटनाएं रोकने की बात कही जा रही है। जी निशा। जी बिल्कुल। और तमाम उत्तराखंड की भी अपडेट जान लेंगे। हमारे साथ महेश जी हैं। महेश जी, उत्तराखंड में तमाम आज की जो बड़ी खबरें हैं, आज ऐसी कोई खबर जो आज सुर्खियों में बनी हुई है और सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने बद्रीनाथ और मंगलोर सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दोनों जगह उन्होंने कल देर शाम अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। बद्रीनाथ से उन्होंने बटोला को अपना लखपत बटोला को प्रत्याशी बनाया, तो मंगलोर सीट से निजामुद्दीन काजी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। मैं बता दूं कि मंगलोर सीट पर पहले काजी निजामुद्दीन वहां विधायक रहे हैं और पिछली बार मात्र 527 वोट से वो रह गए थे। इस बार पार्टी ने उन्हीं को प्रत्याशी बनाया है। एक रोचक बात ये देखने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना को बनाया है, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर जो अभी हाल ही में नगीना से लोकसभा का चुनाव जीतकर आए हैं, उनकी पार्टी भीम आर्मी में भी वहां पर अपना प्रत्याशी उतारने की बात कह रही है। तो जैसे ही उनका प्रत्याशी उतरेगा तो वहां पर रोचक स्थिति बनने की संभावना है। निशा जी, मैं आपको बता दूं, यमुनोत्री हाईवे उत्तरकाशी में जो यमुनोत्री हाईवे बन रहा है, वहां पर मंत्री ने बकोट न जाने पर अपनी जो नाराजगी जताई थी, उसको लेकर के वहां जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो यात्रा 4 धाम यात्रा में छेड़छाड़ की जा रही है, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। इसको लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया है और वो सड़कों पर बैठ गए हैं ताकि कोई किसी तरह की भी 4 धाम यात्रा में कोई परेशानी ना आए। उत्तरकाशी में एक जो सहायक अभियंता है, उन्हें हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो ट्रैक के लिए गए हुए थे। उनके जो साथी हैं क्रांति नोटियाल, वो अपने साथी के साथ डोंडी ताल में ट्रैकिंग पर निकले थे, लेकिन बीच में ही 12 किलोमीटर के आसपास ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो अपनी जान गंवा बैठे। एसडीआरएफ ने उन्हें बाहर से रेस्क्यू किया है और उन्हें जब अस्पताल लाया गया तो वहां उनकी जानकारी मिली कि वो मृतक हैं और उन्हें ये कारण रहा है कि हार्ट अटैक आया है। दूसरा, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर चल रहा है हरिद्वार में। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की समस्याओं को लेकर जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, वो हमारा 100 दिन का रोड मैप होगा। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम उन्हें 100 दिन का एक अल्टीमेटम देकर के बात करेंगे। यदि वो गन्ना किसानों की बात करें तो उनका कहना है कि 14 दिन का जो राष्ट्रीय जो केंद्र सरकार ने मापदंड अपनाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्टेट सरकार पैसे दे, नहीं
तो उसमें बहुत जल्दी ही वे एक रणनीति बना करके अपनी व्यवस्था को बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें आंदोलन करना है। जी बिल्कुल। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा जो भर्तियां हैं उसमें जो बहुत पहले जो एक तरह का खेल हो रहा था, उसमें 2917 पद वो थे। उस पूरे मामले को अब जो DLA का डिप्लोमा के लिए आते थे उनके लिए अब भर्ती का रास्ता भी खुल गया है, जिसमें पहले सरकार ने रोक लगाई हुई है। ये बहुत बड़ा एक राहत का देखा जा सकता है। जो अभ्यर्थी अभी तक DLA को लेकर के बड़ी तनाव में रहते थे, उनके लिए उत्तराखंड सरकार ने बहुत व्यवस्था कर दी है। साथ ही मैं आपको बता दूं निशा जी कि उत्तराखंड में के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका कहना है कि कैलाश आदि में इस बार योग वहीं से आगाज किया जाएगा और 21 तारीख में वो खुद जा रहे हैं। पार्वती सरोवर से वे योग का शुभारंभ करेंगे और इसकी उन्होंने पूरे प्रदेश में व्यवस्था बना ली है कि 21 तारीख में जो योग दिवस मनाया जाता है पूरे प्रदेश में जोर शोर से मनाया जाए। साथ ही वो उनका कहना है कि योग यदि व्यक्ति अपने जीवन में अपनाएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे और भविष्य में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। आपको एक और बात बता दूं कि कल चूंकि ईद थी, ईद उल जुहा था, तो वहाँ पिरान एक रुड़की के पास पिरान करियल एक स्थान पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय का एक उर्स भी मनाया जाता है। वहाँ पर दो गुट आपस में नमाज को लेकर के भिड़ गए, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं और ये लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इनका उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल। बद्रीनाथ धाम पे एक बहुत बड़ी खबर यह आई है कि वहाँ मास्टर प्लान के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके और पुलिस के बीच में कुछ विवाद हो गया और इतना बढ़ गया, पुलिस का विवाद इतना बढ़ गया कि उनके साथ में मारपीट हाथापाई हो गई। इसको नाराजगी के रूप में वहाँ के जो मजदूर हैं वो सड़क पर बैठ गए। गवार कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विनीत कुमार देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा और ये झील के पास ये एकत्रित रहे। सुबह तक इनका धरना चलता रहा। अब जाकर के जानकारी मिली है कि प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे हैं, उनके बीच में उन्होंने सुलह मशवरा कराया है। तो ये बहुत बड़ी चीजें रही हैं। लगातार फास्ट ट्रैक से जुड़ी हुई खबरें भी लगातार आती हैं। यहाँ क्योंकि जितने पर्यटक आते हैं उत्तराखंड में तो निशा जी उनसे ग्रीन टैक्स वसूल जाता है। अब ये व्यवस्था कही जा रही है सरकार कि फास्ट टैग के साथ में ही ग्रीन टैक्स भी ले लिया जाए ताकि अलग से कोई टैक्स देने में कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की भी अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश की बड़ी अपडेट आज क्या सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाई है, 3 बार प्रधानमंत्री बने, आज उनका दौरा जो है वो वाराणसी के विश्वनाथ दरबार में हो जाएंगे और अपना शीश नवाएंगे। बता दूं कि इनका जो कार्यक्रम है वो 2 दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे पीएम मोदी, और पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां हो रही थी जो कि अब पूरी हो चुकी है। वहां पे 50,000 किसानों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री, और केंद्रीय मंत्री जो है कृषि शिवराज चौहान वो भी मौजूद रहेंगे। किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी। तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे और बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे पीएम मोदी। उसके बाद में बरेगा गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे पीएम मोदी। तो ये कार्यक्रम है भारत के प्रधानमंत्री का वाराणसी का। वहीं मैं बात करूंगा निशा की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है वो अधिकारियों को लगातार आदेश कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा है जनता दर्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं और दिशा निर्देश दिए कि हर जिला, रेंज और जोन स्तर पर तत्काल शुरू हो जनता दर्शन। हर जिला, रेंज, जोन स्तर पर जनता दर्शन कार्यक्रम कौन सा अधिकारी किस दिन कहाँ जन सुनवाई करेगा इसके बारे में जनता को बताए और अधिकारीगण जन समस्याओं का समय से निस्तारण करें, क्योंकि अधिकारी टालमटोल करते रहते हैं जिसका कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को लगता है कि वो इस चुनाव में उनको ये परिणाम भुगतना पड़ा। तो लगातार वो जो है अधिकारियों को सचेत कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि जो कॉमन मैन की संतुष्टि ही आपके काम का मानक है, आम आदमी का विश्वास जीते, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल जी। वहीं निशा मैं बात करूंगा कि लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश में लगातार यूपी में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है
और पूरे प्रदेश में 51 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अभी 3 दिन तक और गर्मी, भीषण गर्मी रहेगी। और अगर बात करें तो 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रयागराज पूरे यूपी में सबसे गर्म दिन रहा है और 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ लखनऊ का जो पारा वो सामान्य से अधिक। वहीं बताऊं तो पूर्वी अंचल में 21 से आंधी और बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अलीगढ़ में भी चेतावनी जारी की। मथुरा, हाथरस, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में लू की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं मैं बात करूंगा राजधानी लखनऊ में अकबर नगर में, जहां पे कई दिनों से अवैध निर्माणों को लगातार गिराया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और जो अधिकारी है, चाहे वो एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी हो और चाहे अपर सचिव ज्ञानेंद्र हो, वो लगातार अपनी निगरानी में जो अवैध निर्माण है उनको धराशायी कर रहे हैं। अब तक अगर हम बात करें निशा, तो अकबर नगर में अब तक 1140 कब्जे ध्वस्त किए गए हैं और अकबर नगर के लोगों को 2000 आवास आवंटित किए गए। वहीं एलडीए ने करीब 1000 लोगों को मकान पर कब्जा दिला दिया है, जो कि इन मकानों के गिराने के एवज में उनको दूसरी जगह फ्लैट दिए गए थे। वहां पे लोग जा नहीं रहे थे, लेकिन बड़ी मिन्नतों के बाद में वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी भी शिकायतें आ रही हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। तो इस तरीके से बता दूं कि कोकरेल नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया है और अकबर नगर के बाद दूसरे कब्जे वाले स्थानों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। वहीं निशा में बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खुद पर हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव खास रणनीति बना रहे हैं। यूपी विधानसभा के करहल निर्वाचन क्षेत्र से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद अब सदन में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा शुरू हो गई और रेस में कई नामों का दावा किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ जितना आसान दिख रहा है उतना अखिलेश उतनी आसानी से अपनी चाल नहीं चले। बता दूं कि लोकसभा चुनाव के पहले ही पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और आदिवासी समेत सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली सपा ने पीडीए फार्मूला बनाया और पूरे प्रचार में इस बात पर जोर दिया था कि अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी सपा इस समीकरण के जरिए नए नाम का करने वाली सपा ने पीडीए फार्मूला बनाकर अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी सपा इसी समीकरण के जरिए नए नाम का चुनाव करेगी, ताकि बीजेपी के साथ साथ जातीय आधार वाले अन्य छोटे दल उस पर सियासी हमला न बोल सके। दिशा जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी तमाम उत्तर प्रदेश की अपडेट देने के लिए। हमारे साथ महेश जी थे जिन्होंने तमाम उत्तराखंड की जानकारी साझा की। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबर थी जो सुर्खियों में बनी हुई थी दर्शकों के साथ साझा की। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ऐसी कौन सी खबर थी जो आज सुर्खियों में थी और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।